अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी भी हमारे मन में डाउट है तो हमें अपना ध्यान हिमाचल और केरला की तरफ ले जाना होगा। 30 जुलाई को एक के बाद एक हुए मल्टीपल लैंडस्लाइड्स में केरला के वायनाड में 3 गांव तबाह हो गए। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक लगभग 360 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। और पिछले ही साल की तरह हिमाचल के कुल्लू, मनाली और शिमला डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल जगह बादल फटने से फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन है। 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। अगस्त 2018 में भी केरला में मल्टीपल जगह फ्लैश फ्लड्स आए थे। 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ था। उस साल सिर्फ 3 दिनों में जितनी बारिश हुई वो केरला में हुई पूरी बारिश का 30% था, जिससे सारी नदियां ओवरफ्लो कर गई थी। और 2023 के मॉनसून में हिमाचल में मल्टीपल जगहों पे फ्लैश फ्लड्स आए। 330 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड थे और 33 लोग आज भी लापता हैं। भारत में होने वाले टोटल लैंडस्लाइड्स का 70% सिर्फ केरला या हिमाचल से ही आता है और हर साल बदलते एनवायरनमेंट की वजह से इनका खतरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन इलाकों में जो बारिश हो रही है वो लगभग सेम ही लेवल पे है जैसे कुछ साल पहले हुआ करती थी। पर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और ये फ्लैश फ्लड आगे चल के लैंडस्लाइड्स को बहुत ज्यादा पुश देते हैं। अब हम लोग सोशल मीडिया पे जितना मर्जी राहुल मोदी या बीजेपी कांग्रेस की डिबेट्स कर लें या ये पॉलिटिशियंस मिलकर हमें जितना मर्जी धर्म के नाम पे डिवाइड कर लें, मुद्दे की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा पूरा देश तरह तरह के खतरों को झेल रहा है, बट इसके बावजूद इस पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करता। क्योंकि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी हिट करती है तो वो धर्म, कास्ट या वेल्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करती। इसकी मार हम सबको बराबर ही झेलनी पड़ती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो केरला या हिमाचल प्रदेश में रहता भी नहीं तो मुझे इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देके हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हमारा पूरा देश अलग अलग तरह से क्लाइमेट चेंज की मार ऑलरेडी झेल रहा है। इस साल हमारे पूरे देश ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव को एक्सपीरियंस किया। लोकसभा इलेक्शंस के दौरान यूपी में 33 पोलिंग ऑफिसर्स की हीट स्ट्रोक से जान चली गई। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है हीट स्ट्रोक से और इन टोटल 40,000 हीट स्ट्रोक के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। एंड वी ऑल नो कि एक्चुअल डेटा ऑफिशियल डेटा से कहीं ज्यादा ही होगा। इस मॉनसून में असम में जो बाढ़ आई है उसमें 12.5 लाख लोग इफेक्ट हुए हैं। 2400 गांव हैं जो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी 1500 गांव हैं जो फ्लड की मार झेल रहे हैं और बिहार के लिए तो ये हर मॉनसून की कहानी है। हर साल के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पिछले साल का सिक्किम फ्लड तो आपको याद ही होगा, जब फ्लड की वजह से तीस्ता डैम टूट गया, 15 ब्रिजेस कोलैप्स कर गए और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इस साल की शुरुआत में ही कर्नाटका में सूखा पड़ गया था और बेंगलुरु के लोगों को 1 महीने तक पानी नहीं मिला था। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिन तक फास्ट किया लद्दाख की प्रिजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, बट अनफॉर्चुनेटली इसका इंपैक्ट ना तो गवर्नमेंट पे पड़ा और ना ही आम जनता पे। ये वही सोनम वांगचुक है जिनसे इंस्पायर होकर आमिर खान ने 3 इडियट्स मूवी बनाई थी। लद्दाख, बेंगलुरु, जोशीमठ, आसाम, केरला, इट्स वेरी क्लियर कि देश का हर कोना इस क्लाइमेट क्राइसिस की मार झेल रहा है। इस क्लाइमेट क्राइसिस का रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये टर्म आपने सुनी तो काफी बार होगी, चलिए आज इसके बेसिक्स को समझते हैं। सूरज से जब सनलाइट अर्थ की तरफ आती है तो उसके साथ हीट एनर्जी भी आती है। हमारी अर्थ इस हीट एनर्जी के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ हिस्से को वापस रिफ्लेक्ट करती है। जब ये हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहां इसे ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। ये ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एक हीट लेयर क्रिएट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये इसी हीट लेयर का नतीजा है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहता है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज विदाउट दिस हीट लेयर वी विल गो बैक टू द आइस एज। नेचुरल तरीके से जब तक ये प्रोसेस फॉलो हो रहा था तब तक तो ठीक था, बट 200 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो इस प्रोसेस में ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए हमने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का यूज करना शुरू किया। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने से जब हम हीट एनर्जी क्रिएट करते हैं तो बहुत बड़े स्केल पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और ये बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब चाहे आप हर रूम में एसी लगा लो या घर में 3-4 एयर प्यूरिफायर्स लगा लो, उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को नापा जाता है पार्ट्स पर मिलियन में। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10,000 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था 280 पार्ट्स पर मिलियन, पर पिछले 200 सालों में हमारी बढ़ी हुई एनर्जी कंजम्पशन ने इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को पहुंचा दिया है 420 पार्ट्स पर मिलियन पे। मतलब 50% का इंक्रीज हमने सिर्फ 200 सालों में कर दिया, जो कि पिछले 10,000 सालों में नहीं हो पाया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले के टेम्परेचर्स को अगर हम आज के टेम्परेचर से कंपेयर करें तो 1.2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ चुका है
और साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में ये 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि 1-2 डिग्री बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो इस ख्याल को फटाफट अपने दिमाग से निकाल दो। यूएन की एक अगली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम क्लाइमेट रिफ्यूजीज कहेंगे। मतलब इन लोगों को अपना घर, अपना शहर, इनफैक्ट अपनी स्टेट तक छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि वो जगह रहने लायक नहीं रहेगी। इंडियन सिटीज की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, कोचिन और चेन्नई ये ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में ये शहर पूरी तरह पानी में डूब सकते हैं। ये पूरा एक ग्लोबल वार्मिंग का साइकिल बनता जा रहा है, जिसका इंपैक्ट अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक सी आइस रिकॉर्ड लेवल्स पर पिघल रही है। अब जैसे जैसे ये आइस पिघलती जाएगी, वैसे वैसे अर्थ की हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, और जब अर्थ हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी तो ये सारी हीट अर्थ को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब इसके ऊपर सी आइस में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ट्रैप्ड होती है। जब ये सी आइस मेल्ट होगी तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी और ग्लोबल वार्मिंग को धीरे धीरे बढ़ाती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा साइकिल है जो हर साल रिपीट हो रहा है और हम सब इसमें फंसते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ फ्लड नहीं बल्कि जंगलों में आग लगना एक कॉमन इवेंट हो गया है। उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन, पेस्टिसाइड्स का यूज और बदलते हुए एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारी सॉइल हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यूएन की एक क्लाइमेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साउथ एशिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल है बढ़ते हुए सी लेवल्स की वजह से। तिब्बत की तरफ जितनी हमारी ग्लेशियर बेल्ट्स हैं वो काफी रिकॉर्ड लेवल्स पे पिघल रही हैं और फ्लड्स के लिए हिमालयाज एक हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यही कारण है कि 2013 में जो केदारनाथ फ्लड आया था वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गया था और 6000 लोगों की जान चली गई थी। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे ग्लेशियर फ्लडिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। यूएन की रिपोर्ट जहां 20 करोड़ क्लाइमेट रिफ्यूजीज की बात की गई थी, उसमें से 4.5 करोड़ लोग इंडियंस होंगे। अब जब इतने बड़े लेवल पर लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा तो इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंपैक्ट इंडिया को लार्ज स्केल पे अफेक्ट करेगा। अब आप कहोगे कि जब सबको पता है कि क्लाइमेट क्राइसिस इस लेवल तक पहुंच चुका है तो सारे देश की गवर्नमेंट्स मिलकर कुछ करते क्यों नहीं? करते हैं ना, ये लोग सिर्फ मीटिंग्स करते हैं। 1997 से क्योटो प्रोटोकॉल आज तक चलता आ रहा है। 2016 में आया पेरिस एग्रीमेंट और यूएन तो हर साल अलग अलग कन्वेंशंस करता ही है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब एक कन्वेंशन बन के रह जाता है। दुनिया भर में पॉलिटिशियंस और बिजनेस हाउसेस को सिर्फ और सिर्फ पावर और प्रॉफिट से मतलब है। अब प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत सारी गिन ली, पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? जनता जनार्दन होने के नाते हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? सबसे पहला, हमें क्लाइमेट क्राइसिस को पहचानते हुए अपनी गवर्नमेंट्स को, स्टेट के ठेकेदारों को प्रेशराइज करने की जरूरत है कि वो इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएं। हमें अपने पॉलिटिशियन से ग्रीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स चूज करने की मांग बहुत बड़े लेवल पे रखनी होगी। वी ऑल हैव टू रियलाइज कि बिना पब्लिक प्रेशर के कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में काम नहीं करती। अब जैसे नीट एग्जाम्स के लिए हमारे बच्चों ने सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट किए और गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी भी। अब उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स को भी बैठ के प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे बढ़ते पॉल्यूशन के खिलाफ, गिरती हुई एयर क्वालिटी के खिलाफ, सो दैट हम अपनी नई जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। जितने भी देश में इको सेंसिटिव एरियाज हैं, उन एरियाज में हमें टूरिज्म को कुछ देर तक रोकना पड़ेगा और इन एरियाज के प्रिजर्वेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिटी प्लानिंग को हमें एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। सिर्फ शहरों को स्मार्ट सिटी का टैग दे देने से कुछ नहीं होगा। हमें कार सेंट्रिक सिटीज को छोड़ के ऐसी सिटीज बिल्ड करनी है जहां पे क्लीन और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। सिर्फ ग्रोथ के पीछे अंधी दौड़ लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें एज अ नेशन एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ रुख करना पड़ेगा। जब तक हम सब एज अ सिटीजन अपनी अथॉरिटीज को प्रेशराइज नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही नेचुरल कैलामिटीज का शिकार बनते रहेंगे। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि कौन सा ऐसा देश है जिसका सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल हम अपने देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।